नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार जा रहे हैं, आ रहे हैं, नड्डा भी लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अब लालू ने बड़ा संकेत दे दिया है कि नीतीश पाला बदलने वाले हैं। अक्सर विपक्ष बिहार में छठ पूजा की तैयारियों के लिए सरकार की तारीफ नहीं करता है, सरकार के कामकाज की भी तारीफ नहीं करता है, लेकिन लालू ने खेल किया है, लालू ने तारीफ की है और लालू यादव माहिर खिलाड़ी हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ छठ घाट को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के साथ मीसा भारती भी मौजूद रहीं। लालू यादव ने स्टीमर से भी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान लालू यादव अपने पुराने अंदाज में भी दिखे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम पूछा। इसी बीच जब पत्रकारों ने लालू यादव से पूछा कि व्यवस्था कैसी है, लालू यादव ने कहा कि व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। जिसके बाद फिर खबर चल गई कि नीतीश पाला बदलने वाले हैं। पत्रकार सुनील पांडे कह रहे हैं कि लालू यादव ने यदि नीतीश कुमार की तारीफ की है तो इसके मायने निकालना कोई गुनाह नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश सरकार की तारीफ नहीं करते हैं। वैसे में लालू यादव की ओर से नीतीश सरकार की तारीफ करना, वो भी छठ के दौरान की गई व्यवस्था को लेकर, कहीं ना कहीं इसके पीछे मायने तो जरूर हैं। वहीं लालू यादव की ओर से की गई तारीफ पर वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि लालू यादव ऐसे किसी की तारीफ नहीं करते हैं, खेला होने वाला है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को सीएम योगी ने गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा और नया नारा भी दे दिया। मुख्यमंत्री ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसके अंदर बैठा क्रूर गुंडा। अब कह सकते हैं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के कारनामों को सभी देख रहे हैं। बेटियों के साथ क्या हो रहा है, अयोध्या से लेकर कन्नौज तक देखा गया। सपा का ये नया ब्रांड है, इनको लोकलाज नहीं है। बेटियों और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया पोस्ट करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के असली कृत्य को दिखाता है। योगी ने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ समाचार पोर्टलों के संपादकों पर एक किसान की आत्महत्या को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़ने वाली फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक्स पर इस खबर को साझा करते हुए बेंगलुरु दक्षिण सांसद ने 7 नवंबर को आरोप लगाया कि हावेरी जिले में एक किसान ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली थी। भाजपा सांसद सूर्या ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में सीएम सिद्धरामैया और बीजेड जमीर अहमद की कोशिशों ने कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव डाला है, जिसे हर गुजरते दिन के साथ नियंत्रित करना असंभव होता जा रहा है। बाद में हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक ने जब खबर को फर्जी बताया तो सांसद ने एक्स से पोस्ट को हटा दिया। एसपी ने कहा कि साझा की गई खबर झूठी है, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। मामला दर्ज हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है। इसी बीच एनसीपी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे नारे से खुद को अलग कर लिया। पुणे में पार्टी प्रमुखों और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम ने कहा है कि बाहर से आए लोग इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। अजित पवार ने कहा कि किसी को भी महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं करनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित किया है। कुछ लोग बाहर से आते हैं और बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक बंटवारा स्वीकार नहीं किया। बता दें, इससे पहले नवाब मलिक को लेकर एनसीपी और बीजेपी में बयानबाजी हो चुकी है। फडणवीस ने ही कहा है कि अजित पवार ने कर गलती की है और अब अजित ने योगी के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो नहीं पाए, फूट पहले पड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार उम्मीदवार नवाब मलिक ने रैली की। इस रैली में एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी शामिल हुए। प्रचार के दौरान नवाब मलिक ने कहा कि आज अजित पवार के स्वागत के लिए जगह जगह पर लोग खड़े हुए हैं।
दादा ने जिस मर्दानगी के साथ मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है, उनके साहस को सलाम करने के लिए लोग खड़े हैं। मैं बीजेपी से नहीं, मैं राष्ट्रवादी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं राष्ट्रवादी का उम्मीदवार हूँ। बीजेपी और शिवसेना ने तो मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, यहाँ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, सभी मेरे खिलाफ हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है। अमित शाह ने शुक्रवार को राहुल गांधी, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को हुए हंगामे का जिक्र करते हुए कहा कि शरद पवार और कांग्रेस वाले अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं। मैं इन लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूं कि आपकी 4 पुश्तें भी आएंगी तो भी आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। शाह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करके कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को लटका रही थी। राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, उन्हें वोट बैंक से डर लगता है। हम बीजेपी वाले उस वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इसे रोकने का एकमात्र रास्ता बीजेपी सरकार है। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अमित शाह और मोदी को हिला दिया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो जाए। शंकराचार्य जिले के सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गोभक्त हैं, इसलिए चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता भी लागू थी, जिसके तहत गोहत्या करना आदि में मृत्युदंड की सजा थी। कश्मीर में गोहत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी। जब से धारा 370 हटी है, वहां गोहत्या होने लगी है। धारा 370 हमारे पक्ष में जो बातें थी उनको बरकरार रखकर हटाना था। सीजेआई चंद्रचूड़ रविवार को पद से मुक्त हो जाएंगे। अब उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई का पद संभालेंगे। आज सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का अंतिम दिन था। शुक्रवार को न्यायिक सेवा से रिटायर होने पर सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक विदाई दी गई। सेरेमोनियल बेंच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल समेत वकीलों ने सीजेआई को संबोधित किया और न्यायपालिका में उनके योगदान को याद किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अदालत में अपने अंतिम संबोधन में कहा कि अगर उन्होंने कभी किसी को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए माफ कर दीजिए। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका फैसला एक रेगुलर बेंच करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 का अजीज बादशाह फैसला रद्द कर दिया, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता और महासचिव यासूब अब्बास की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने फैसले पर जवाब देते हुए कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, इसलिए कि जो 3 जजों की बेंच है, ऐसी उम्मीद है कि वो हक में फैसला देगी। एएमयू के पूर्व छात्रों और संस्थान से जुड़े लोगों ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का शुक्रवार को स्वागत किया। एएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार और कानून के विशेषज्ञ प्राध्यापक फैजान मुस्तफा ने कहा, ये देश में अल्पसंख्यकों और खासकर एएमयू के अधिकारों के लिहाज से बड़ी जीत है। ओवैसी ने भी कहा है कि यह भारत के मुसलमानों के लिए काफी अहम दिन है। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने हमेशा की तरह लंबी लंबी बातें कही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सारी बातें झूठी साबित हो गई। राहुल गांधी ने नोटबंदी के 8 साल होने पर एक बार फिर इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद भी आज भारत में नकदी का उपयोग पहले से ज्यादा है। नोटबंदी का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता को कम करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, लेकिन इसका अपेक्षित असर नजर नहीं आता। राहुल ने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से बाजार में कई बड़े व्यवसायों और एकाधिकार की स्थिति पैदा हुई, जिसने छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है। राहुल ने कहा कि अर्थ जगत के जानकारों के मुताबिक देश में गलत नीतियों के कारण व्यापार जगत के लिए डर का माहौल बना हुआ है।
इससे देश की आर्थिक क्षमता कमजोर हो रही है। भारत की आर्थिक प्रगति के लिए ऐसी नई नीति की जरूरत है जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे और छोटे व ईमानदार व्यवसायों को आगे बढ़ाने का मौका दे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी महासचिव प्रियंका गांधी जमात इस्लामी की मदद से वायनाड लोकसभा उपचुनाव लड़ रही हैं। विजयन ने दावा किया है कि वायनाड के उपचुनाव ने कांग्रेस पार्टी की ओर से सेकुलर होने के नकाब को पूरी तरह से हटा दिया है। उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी जमात इस्लामी की मदद से वहां उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, तो वास्तव में कांग्रेस का रुख क्या है? हमारा देश जमात इस्लामी से अपरिचित नहीं है। क्या उस संगठन की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मेल खाती है? बता दें, लेफ्ट भी इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा में था, हालांकि केरल में साथ नहीं लड़े थे। राहुल गांधी के खिलाफ भी केरल में लेफ्ट ने उम्मीदवार उतारा था। यूपी के औरैया जिले में भाजपा नेता पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि कुछ वर्ष पहले आरोपित एक विधायक का प्रतिनिधि भी रहा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो महिला सशक्तिकरण व उत्थान के लिए संगठन चलाती है। भाजपा नेता ने उसे संगठन संचालन में मदद का आश्वासन देते हुए शहर में अपने एक मकान में रहने के लिए कमरा दिया। उसी में वो संगठन का कार्यालय चलाती है। उसकी बहन व बच्चे भी उसके साथ रहते हैं। आरोप है कि भाजपा नेता ने फरवरी 2022 में घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभी तक वो चुप क्यों रही, इसका कारण उसने लोकलाज बताया। आरोप है कि इसका फायदा उठाकर नेता उसका लगातार शारीरिक दुष्शोषण करता रहा। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का कहना है कि भाजपा नेता ने संगठन से जुड़ी दूसरी महिलाओं को रात में उनके घर बुलाने का कई बार दबाव भी बनाया। विरोध करने पर भाजपा नेता ने बुरा बर्ताव किया। पीड़िता ने बताया कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार सुबह वो कमरे में सो रही थी। घर में मौजूद उसकी छोटी बहन को भाजपा नेता ने दबोच लिया और कमरे में खींच कर ले जाने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए। चीख पुकार सुनकर जागी और बहन को बचाया। इस पर भाजपा नेता ने उसके साथ मारपीट की। आरोपी धमकी देने लगा। दोनों बहनें संगठन की महिलाओं के साथ कोतवाली पहुंची और कोतवाल भूपेंद्र सिंह राठी को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की, पर पुलिस ने जांच की बात कहकर मामला टरका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह अभी भी गजा और लेबनान में लड़ रहे हैं और ये इजराइल के लिए हार का प्रतीक है। खामनी ने कहा कि इजराइल ने हमास को उखाड़ फेंकना चाहा, लेकिन लोगों का नरसंहार किया, पूरी दुनिया को अपना बदसूरत चेहरा दिखाया, अपना द्वेष साबित किया, निंदा की और खुद को अलग थलग कर लिया। ईरानी नेता ने कहा कि इजराइल का मानना है कि वो टॉप लीडर्स की हत्या करके फिलिस्तीनी प्रतिरोध को शांत कर सकता है, लेकिन हमास लड़ता रहा है और इसका मतलब इजराइल की हार है। बता दें, हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की सितंबर में बेरूत में हत्या कर दी गई थी। खामने ने कहा कि लगभग 40 वर्षों तक हिजबुल्लाह ने इजराइल को लेबनानी क्षेत्र से वापस खदेड़ा है। खामनी ने इन दावों को खारिज कर दिया कि हिजबुल्लाह अपने नेताओं के खोने के बाद कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि वो गलत है, वो भ्रमित है। हिजबुल्लाह मजबूत है और लड़ रहा है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया ने कहा कि देश के आर्म्ड फोर्सेस इजराइल के नेवातिम बेस पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा यह ऑपरेशन फेलिस्टीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके किया गया। मिसाइल ने सफलतापूर्वक लक्ष्य पर हमला किया। प्रवक्ता ने यमन ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने में कामयाबी पाई। यमनियों ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी के संघर्ष के लिए अपने खुले समर्थन की घोषणा की है। यमनी बलों ने कहा है कि वो अपने हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक गजा में इजरायली जमीनी और हवाई हमले खत्म नहीं हो जाते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर ट्रंप को एक और बधाई संदेश भेजा। इसके अलावा उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को भी एक संदेश दिया है। अपने लोकसभा में विपक्ष के नेता के लेटर पैड के जरिए दिए गए संदेश में राहुल ने ट्रंप के लिए लिखा, मैं आपको अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने भविष्य के लिए आपके नजरिए पर अपना भरोसा जताया है। राहुल ने अपने संदेश में लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच पुरानी दोस्ती रही है जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हमारी प्रतिबद्धता पर आधारित रही। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि ट्रंप अपने नेतृत्व में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को और भी गहरा करेंगे। साथ ही भारत और अमेरिका दोनों के लिए अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।
कमला हैरिस को भेजे गए अपने संदेश में राहुल गांधी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए लिखा, मैं आपको जोशीले राष्ट्रपति अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। आपका एकजुट करने वाला संदेश कई लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राहुल ने लिखा कि बाइडेन प्रशासन के तहत भारत और अमेरिका ने वैश्विक महत्व के मुद्दों पर सहयोग को गहरा किया है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमारी मित्रता का मार्गदर्शन करती रहेगी। ईरानी मीडिया में रिपोर्ट छापी है कि अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि गजा में लोगों के नरसंहार पर बाइडेन की चुप्पी के कारण डेमोक्रेट्स को ट्रंप से हार का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान पत्रकारों ने पता लगाया कि मुस्लिम वोटर्स, अरब वोटर्स पर गजा में इजरायल युद्ध का असर पड़ रहा है। खासकर मिशिगन में मुख्य रूप से अरब अमेरिकी शहर डियरमोन के चुनावी महत्व को देखते हुए समझ में आता है कि जिसने 2020 में जो बाइडेन का समर्थन किया था। हालांकि हाल के नतीजे ने संकेत दिया है कि ट्रंप ने वहां कमला हैरिस से लगभग 6% अंकों से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ट्रंप को दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बधाई दी है। अमेरिका के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ये पुतिन की पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। पुतिन ने एक सवाल जवाब सत्र में कहा, इस अवसर पर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं। पुतिन ने यह भी साफ किया कि वो अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से बातचीत करने को तैयार है। पुतिन से जब यह सवाल किया गया कि अगर ट्रंप ने मीटिंग का सुझाव देने के लिए फोन किया तो वो क्या करेंगे, इस पर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप प्रशासन ऐसा चाहता है तो वो फिर से संपर्क शुरू करने और ट्रंप से बातचीत को तैयार हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध नहीं होता और उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर युद्ध बंद करा देंगे। पुतिन ने ट्रंप को एक साहसी व्यक्ति बताते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में उनके पहले कार्यकाल के दौरान हर तरफ से उन्हें परेशान किया गया था। पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप के यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद करने के दावे पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बता दें, अपने चुनावी अभियान के दौरान भी ट्रंप ने कई बार ऐसे दावे किए थे कि वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। पुतिन ने अपने संबोधन में जुलाई में हुए ट्रंप पर जानलेवा हमले का भी जिक्र किया। पुतिन के मुताबिक उस वक्त ट्रंप ने एक साहसी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। जब पुतिन से यह पूछा गया कि क्या वो ट्रंप के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इसका हाँ में जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि हम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों का भरोसा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसकी पुष्टि की है। अपने आदेश में ट्रंप ने कहा कि सूसी विल्स ने मुझे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हासिल करने में मदद की है। वो मेरे 2016 और 2020 के सफल अभियानों का अभिन्न अंग थी। सूसी सख्त, स्मार्ट, इनोवेटिव हैं। सूसी अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए अथक प्रयास करती रहेंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सूसी का होना एक अच्छी तरह से योग्य सम्मान है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो हमारे देश को गौरवान्वित करेंगी। बता दें, चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकी सरकार में एक कैबिनेट पद है। इसकी नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। इसके लिए सीनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इस पद पर नियुक्त शख्स सिर्फ राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। उन्हें गेटकीपर टर्म भी दिया जाता है, जो ये मैनेज करते हैं कि राष्ट्रपति तक कौन पहुंच सकता है। साथ ही राष्ट्रपति से मिलने वाले लोगों को कब और कैसे बुलाना है, ये भी चीफ ऑफ स्टाफ तय करता है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने खुद के लिए लगाई जा रही अटकलों पर प्रतिक्रिया जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद पॉवेल के पद को लेकर अनिश्चितता जताई जा रही है, लेकिन अब पॉवेल ने कहा है कि अगर खुद ट्रंप भी उनको पद छोड़ने के लिए कहते हैं तो भी वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की तरफ से उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाना गैर कानूनी है। पॉवेल ने अपने बयान में ये भी कहा कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस गति से आगे बढ़ेगी या उसकी नीतियां इसे कैसे प्रभावित करेंगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों चर्चा में है। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने के बाद से वो विवादों में है। इस बीच टेस्ला की सीईओ और अरबपति एलन मस्क ने ट्रूडो को लेकर बड़ा बयान दिया है।
एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक करियर को लेकर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कनाडा में अगले साल होने जा रहे चुनाव में उनकी विदाई तय है। दरअसल सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक शख्स ने मस्क से मदद मांगते हुए कहा कि वो ट्रूडो से पीछा छुड़ाने में उनकी मदद करें। इसके बाद मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में उनकी विदाई तय है। बता दें, अमेरिकी चुनाव में मस्क ने खोलकर ट्रंप का सपोर्ट किया था, जिसके बाद लोग कहने लगे कि इस शख्स को सब कुछ पहले से पता होता है क्या, या जो ये चाहता है वो कर लेता है। इस बीच ही मस्क ने ट्रूडो की विदाई तय बता दी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को पद से हटा दिया, जिसके बाद वो पूर्व रक्षा मंत्री हो गए। अब पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से कहा है कि इजराइल की सेना के पास गजा में रहने का कोई कारण नहीं है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू डिजायर की वजह से सैनिकों को वहां रख रहे हैं। चैनल 12 की एक रिपोर्ट के अनुसार गैलेंट ने परिवारों से कहा कि प्रधानमंत्री ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ये तय कर सकते हैं कि बंधक डील पर सहमत होना है या नहीं, और उन्होंने इस मामले पर पीएम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हुए। गैलेंट ने कहा कि शीन बेट के प्रमुख, स्टाफ के प्रमुख और मुझे लगता है कि मोसाद के प्रमुख भी मुझसे सहमत थे। भारतीय सेना की शाखा चिनार कोर ने एक्स पोस्ट में कहा है कि पानीपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार दिया है। चिनार कोर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि इन 2 आतंकवादियों को बारामूला के सोपोर में पानीपुरा सेक्टर में जारी ऑपरेशन में मारा गया है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा संदेश मिला। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया। ये बात गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। इसमें बताया गया है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है। धमकी देते हुए गाना लिखने वालों को नहीं छोड़ने की बात कही गई है। धमकी में लिखा है 1 महीने के अंदर गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा। गाना लिखने वाले की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वो उन्हें बचाए। ये चेतावनी के साथ इस धमकी में लिखा गया है। इस मामले में मुंबई की वर्ली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिस नंबर से धमकी आई है पुलिस उसे ट्रेस करने में जुट गई है। हालांकि ये कौन सा गाना है और इसे किसने लिखा है, इसकी जानकारी धमकी भरे मैसेज में नहीं दी गई। भारत अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए पत्र में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने सभी मैच किसी तटस्थ स्थान पर खेलने की बात कही। खत में कहा गया है कि बीसीसीआई ने दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण 2025 में पाकिस्तान में होगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉप 8 रैंक वाली ओडीआई पुरुष टीमें भाग लेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।